हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के ज्योग्राफी सीरीज़। तो अब हम पढ़ेंगे 6 से लेकर 12 तक की पूरी ज्योग्राफी कवर करेंगे। आइए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना इतना अच्छा लगता है। जब सूर्यास्त होता है, सूर्य छिपता है या सूर्य निकलता है, तो आसमान में पहले यहाँ एक दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या ही बढ़ती जा रही है। दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। आप इसकी गणना नहीं कर सकते, आप इसे गिन नहीं सकते तथा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जो आकाश होता है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तु से भरा होता है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। हमें ये जानना होगा कि ये ग्रह तारे क्यों टिमटिमाते हैं तथा टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। अलग अलग ग्रह तारों की टिमटिमाहट की क्षमता अलग अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। बिना टिमटिमाहट के ये चंद्रमा के जैसे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। मतलब इनके आकार भी अलग होता है तथा इनकी रहने की स्थिति भी अलग अलग दिखाई पड़ती है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। इसे पूर्णिमा कहते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उस रात को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं तथा पहले दिन के बाद आप इनमें नहीं कुछ देख सकते। नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। कोई नए चंद्रमा निकलता है तो उसको अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान या अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब अवलोकन का मतलब होता है इसके बारे में आप जान सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख सकते। दिन के समय हम चंद्रमा, ना तो तारे ना चंद्रमा को हम देख सकते हैं, बट ये सब हमें रात को ही देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटी चंद्रमा वस्तुओं को नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति में क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये होगा कि किस रीज़न से नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण ना तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है और ना ही हमें तारे दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, वह सारी वस्तुएं जैसे सूर्य हैं, हमारा चंद्रमा है और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, ऐसी गैसों से बने होते हैं तथा जो खगोलीय पिंड है सभी गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास ऊष्मा भी होता है तथा प्रकाश भी होता है खुद का, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इसमें से बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश भी निकलता है तथा ऊष्मा भी प्राप्त होती है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं तथा सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट है हमारा कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश होता है उसी प्रकार हम चंद्रमा तथा तारों का प्रकाश भी होता है, पर ये बहुत दूर होने के कारण हम इसको महसूस नहीं कर पाते। आपने आश्चर्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। जिस प्रकार हम रात को अगर सोते हुए
रात के टाइम अगर हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सब तारे बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार कुछ दूरी से देखने पर भी सभी वस्तुएं छोटी प्रतीत होती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज इतना छोटा लगता है कि मानो वो हमसे कितनी दूरी पर है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जिस प्रकार ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, इसमें अर्जा मेयर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो दो बहुत इम्पोर्टेंट नक्षत्र मंडल कौन से, अर्जा मेजर तथा बिग बियर, दो हमारे नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है हमारा, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्त ऋषि, जिसमें सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह होता है। सप्त ऋषि उन्हें कहते हैं जो 7 तारों से मिलकर बना होता है, तथा जो कि एक बड़े नक्षत्र अर्जा मेजर का भाग होता है। और ये किसका भाग होता है, सप्तऋषि अर्जा मेयर का एक भाग होता है। साथ में अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएंगे कि किस प्रकार ये अपना नक्षत्र मंडल बनाते हैं। जिस प्रकार इस डायग्राम में चित्र में दिखाया गया, सप्तऋषि या ध्रुव तारा कि बहुत सारे तारों के समूह को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान और अधिक तारों, ग्रहों एवं नक्षत्र मंडल को दिखाएंगे। प्राचीन समय में मतलब पहले समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे कि किस तारीख उत्तर की दिशा की तरफ कौन सा तारा है तो उसकी तरफ उत्तर दिशा होगी, दक्षिण का तारा कौन सा है दक्षिण दिशा कहलाती है। तो ऐसे ही नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट दिखाई देता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। तथा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा वह रेखा होती है जो अपने द्वारा खींची जाती है तथा कल्पना के अनुसार खींची जाए, ऐसे उसे भाग की ओर बढ़ाया जाए, यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है, मतलब इशारा करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ऐसे ग्रह हैं जिनका अपनी ऊष्मा ना तो ऊष्मा होती है ना ही अपना प्रकाश होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजों में प्लैनेट कहते हैं, अंग्रेजों में इसे प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसे प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ग्रीक भाषा में प्लैनेटाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमक। परिभ्रमक होता है चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाले को परिभ्रमक कहा जाता है। जिस प्रकार हम रहते हैं एक ग्रह में, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो अपना प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी हमारे सबसे नज़दीक का तारा कहलाता है सूर्य से। पृथ्वी को बहुत दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम जानेंगे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले ही छल्ले होते हैं, राउंड जैसे छल्ले जैसे फिगर होती है। छल्ले विभिन्न प्रकार के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई एक पट्टी होती है। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्ति का दूरबीन की सहायता से देखते हैं। इसको हम अपनी आंखों से नहीं दिखा जा सकता, इसे बस दूरबीन की सहायता से ही हम देख सकते हैं। आइए हम जानेंगे किस प्रकार हमारा होता है ये। सबसे पहले शुक्र होगा, बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर अर्थ होगा, फिर मंगल है हमारा, फिर बृहस्पतिवार है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। इस प्रकार हमारे ये तारों के समूह होते हैं, जिसमें हम देखेंगे
कि हमारा जो बुध है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन मतलब घूमने के लिए 59 दिन का टाइम पीरियड वह लेता है। और शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 255 दिन तथा अपने अक्षांश पर घूर्णन करने के लिए 273 दिन का समय यह लेता है। और जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन की तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए एक दिन, चंद्रमा की संख्या इसमें एक होती है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 687 दिन लगते हैं तथा चंद्रमा की संख्या इसमें 2 पाई जाती है। इसी प्रकार बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे हम। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में से 9 घंटे 56 मिनट से चंद्रमा की संख्या 16 है। इसमें 16 चंद्रमा की संख्या पाई जाती है। साथ में शनि के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 29 साल 5 महीने लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट का समय यह लेती है तथा इसमें चंद्रमा की संख्या 30 से अधिक पाई जाती है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसे 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 17 होती है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 164 साल लगते हैं तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसे 16 घंटे तथा 60 मिनट और चंद्रमा की संख्या इसमें 8 पाई जाती है। हम देखेंगे सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर अर्थ होता है, फिर मंगल होता है, फिर बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है, सबसे लास्ट में यूरेनस और उससे लास्ट में नेपच्यून पाया जाता है। तो सूर्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं सीरीज वाइज कौन सबसे पास है और सबसे कौन सा दूर है प्लैनेट पाया जाता है, तो बुध पाया जाता है 58 किलोमीटर की दूरी पर, ये 108 की, ये अर्थ हमारा 150 की दूरी पर होता है, मंगल 228 की दूरी पर होता है, जबकि बृहस्पति 778 की दूरी पर होता है, यूरेनस 2869 की दूरी पर होता है, शनि 1427 की दूरी पर होता है, जबकि नेपच्यून 4469 की दूरी पर होता है। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह होता है। जो हमें चंद्रमा आसमान में दिखाई देता है वह भी एक उपग्रह होता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सहचर का मतलब तो उसके साथ घूमने वाला, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के जैसे ही ये चंद्रमा चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये भी सूर्य से भी आकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी होते हैं। अब पढ़ेंगे हम सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुख्य कौन होता है? सूर्य। तो सौरमंडल का सबसे मुख्य पार्ट क्या हो गया? सूर्य। सूर्य के नाम से जाना जाता है। अब सूर्य क्या है? सूर्य वह होता है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। जो सौरमंडल होता है ना, उसके मिडल पार्ट में, सौरमंडल के मिडल पार्ट में हमारा सूर्य अवस्थित है। यह सबसे बड़ा होता है एवं अत्यधिक गैसों से बना होता है और सूर्य में बहुत अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका बल भी इसमें काफ़ी होता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम उनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। हम इसे पृथ्वी के सूर्य काफ़ी नज़दीक है बट ये बहुत दूरी पर पड़ जाता है, इसलिए हम इसकी ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, तभी हम इसकी ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे अब ग्रह के बारे में।
हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून पाए जाते हैं। अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसको आप इसी प्रकार लर्न कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये राशि दीर्घ वृत्ताकार होता है, बहुत बड़े गोल चक्कर में तथा वृत्ताकार में होता है। ये कक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा है, तो हमारे सूर्य के अकॉर्डिंग देखा जाए सबसे नज़दीक का तारा है बुध। बुध हमारा सबसे नज़दीक का तारा माना गया है। अपनी कक्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन का ही टाइम लगता है, 88 दिन का समय लगता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी माना जाता है। किसे माना जाता है? शुक्र को पृथ्वी का उसका जुड़वां भाई भी माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है। इसकी आकृति पृथ्वी के समान पाई जाती है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक के दौरान ये पता चला कि अगस्त 2016 में ये बताया गया कुछ समय पहले ही खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2013 में प्लूटो बोना ग्रह कहा जाने लगा। इसी प्रकार हम समझेंगे कि क्या आप समझते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। किसे कहा जाता था? सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को हम सौरमंडल के नाम से जानते हैं। तो सौरमंडल का नाम किससे उत्पत्ति हुआ? तो इसका आंसर ये है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखेंगे। शब्द की उत्पत्ति ऐसे बहुत से अधिक जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। साथ में उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एवं अंग्रेजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी विवरण। विवरण का मतलब होता है पृथ्वी के बारे में बतलाना। ये 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी का ग्राफीय। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी ग्राफिक तथा इसका अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। तो जियो का अर्थ होता है लॉजी से है। जियो का अर्थ है लॉजी से। लॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी के बारे में छानबीन करना। मैट्री का मतलब होता है पृथ्वी के मापन, पृथ्वी को मापना। तथा आइड का मतलब होता है पृथ्वी के अनुरूप, पृथ्वी के अनुरूप रूप के बारे में, उसकी आकृति के बारे में छानबीन करना। क्या आप जानते हैं रात में आसमान में देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुए हैं। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्र कहते हैं, खगोलीय शास्त्री कहते हैं। किसे कहा जाता है? जो खगोलीय पिंड एवं उनकी गति से संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त करें तो उसे खगोलीय शास्त्र कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्र थे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्य की खोजने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के बारे में, जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे पृथ्वी होती क्या है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। हमारा सूर्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ग्रह तीसरे नंबर पर आता है। आकार में पूछा जाए तो ये 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी हमारा 5वें ग्रह में शामिल है। ये ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होती है। ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है, वहाँ पे चपटी सी होती है। यही कारण से इसका आकार भू अभाग कहा जाता है। इस आकार को भू अभाग कहा जाता है। भू अभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का, कि बिल्कुल पृथ्वी के जैसे प्रतीत होता है।
जीवन के अनुकूल परिस्थितियों संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी के न तो अधिक गर्म होता है, जो हमारी पृथ्वी है, न तो अधिक गर्म है, ना ही ठंडी है। तभी तो हम इस पर जीवन संभव है। इसलिए तो कहते हैं ना तो ये ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी। या ज़्यादा गर्म होते तो हमारा जीवन इधर रहना संभव नहीं होता, या ज़्यादा ठंडी होती तभी भी हमारा यहाँ जीवन व्यतीत करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। यहाँ पे पानी भी पाया जाता है, वायु भी होती है, इससे में सांस ले सकते हैं, तभी तो जीवन संभव है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद होता है इसके अंदर। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष से अगर देखा जाए तो ये नीली देखने को प्रतीत क्यों होती है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी ही पानी है। इसके चारों ओर 2/3 हिस्से पर पानी पाया जाता है, इसलिए यह ब्लू कलर की प्रतीत होती है देखने में। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के आसपास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो हमारा एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इसका व्यास कितना होता है? व्यास का केवल 1/4 होता है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा अधिक नज़दीक है। यह हमसे लगभग 400 किलोमीटर दूर है, क्योंकि इसमें लगभग 3,84,400 किलोमीटर ही दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य की और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर की सेकंड है बस। इसके बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय ही लगता है। केवल 8 मिनट का ही समय लगता है। रोचक तत्व हम जानेंगे कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था तथा भारतीय चंद्रमा पर गया था। ये पहले भारतीय थे जो चंद्रमा पर गए थे। साथ में उपग्रह क्या होता है? उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह कौन से होते हैं? ये कृत्रिम पिंड वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपग्रह ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। पूरे वर्ल्ड के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इसमें प्राप्त होती है। संचार माध्यम के लिए किया जाता है, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भी भेजा जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय एस्ट्रोनॉट है, कुछ भारतीय उपग्रह भी हैं। इसमें इनस्टेट है, IRS है, एडुसैट इत्यादि शामिल हैं। तो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम हैं इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि इसमें शामिल है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में ही पूरा करती है। यदि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाना होता है तो उसको 27 दिन ही लगते हैं। केवल इतने ही समय में ये अपनी कक्ष पर एक चक्कर लगाकर भी पूरा करते हैं। इसके प्रमाण स्वरूप इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग ही दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन की एक अनुकूल नहीं हैं, कि चंद्रमा पर रहना अनुकूल नहीं है, बल्कि यहाँ ना तो पानी होता है ना ही वायु। इसलिए लोग चंद्रमा पर नहीं रहते। ना तो वहाँ पानी पाया जाता है, ना ही वहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है। इसी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा पर छाया होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अगर आप चंद्रमा की छाया को देखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप ये देख सकते हैं। शुद्र ग्रह तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह के नाम से
जानते हैं। ये मंगल या बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार साइंटिस्ट ने हमें बताया कि शुद्ध ग्रह और ग्रह के ही भाग होते हैं। जो शुद्ध ग्रह होते हैं वो हमारे ग्रह के छोटे छोटे पार्ट माने गए हैं। पृथ्वी की बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों के टूटकर अलग होना ही शुद्ध ग्रह कहलाता है। तो शुद्ध ग्रह क्या होता है? पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े होना शुद्ध ग्रह कहलाता है। ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होना ही हमारा शुद्ध ग्रह कहलाता है। अब जानेंगे हमारा उल्का पिंड कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर लगाए जाते हैं तो उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी के साथ संघर्ष होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, साथ में जल भी जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ही गर्म हो जाते हैं, साथ में गर्म होकर जल जाते हैं। इसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जलने के बाद इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश पाया जाता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर ही गिर जाती है। कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं पर वो पृथ्वी पर ही गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? लाखों तारे समूह हैं, ये आकाशगंगा कहलाते हैं। लाखों तारों में तो बहुत सारे अनेक लाखों तारे पाए जाते हैं, इसे आकाशगंगा के नाम से मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा को एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। इसका नाम आकाशगंगा क्यों पड़ा है? इसका रीज़न है भारत की, क्योंकि आकाश में प्रकाश की बहती नदी है, इसलिए इसको आकाशगंगा कहते हैं। बादल, तारे, गैस में एक प्रणाली है। इसी प्रकार लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी नहीं की है। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी से ब्रह्मांड का हिस्सा है, कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। सबसे पहले हमारी पृथ्वी आएगी, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा तथा ब्रह्मांड। तो ये पूरा ब्रह्मांड हम इनसे मिलकर बना है। साथ में क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग ही होता है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मतलब मिल्की वे लाखों तारों के समूह का एक भाग होता है, जो ब्रह्मांड का ही हिस्सा होता है। इससे जुड़े तथ्य विचार कीजिए तथा आकाशगंगा के बारे में और छानबीन कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। बीच में क्यों बोलना क्या?